हेडिंग डाल दो मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं और आजादी मिल जाएगी जिस दिन भारत को अंग्रेजों से, उस दिन मैं छोड़ दूंगा, मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास। हाँ, अपन इस विवाद में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरे दूसरे गुरुजी पढ़ाएंगे ना, तो फिर ऑनलाइन क्लास हैं, आप बाहर मेरे से पूछ लेना प्लीज, समझ गए? हस्तक्षेप नहीं करना, इससे क्या टांग खिंचाई टाइप चीज हो जाती है। और आप लोग बड़े सातिर हो, मजे ले, और गुरुजी उन सर ने तो ये बताया था, तो नहीं, आप अलग से पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में जी भर के क्वेश्चन करें, जी भर के, प्लीज क्वेश्चन करना। दोस्तों, इसमें सिलेबस का बिंदु नंबर 1 कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यही है क्या? हाँ, तो मैंने पहली यूनिट का नाम बोर्ड पर डाल दिया है, आप और चेक कर लो, यही है बिल्कुल। मैंने उस दिन लिखाया था रे, फोटो फाटो खींची थी कि नहीं? हाँ, तो जिन्होंने फोटो खींची थी वो फोटो को देख लो ना, फिर वो फोटो कब काम आएगी? या फोटो खींचने के लिए ही होती है, देखने के लिए नहीं होती दोबारा। तो यही है पक्का से, लेकिन बात ये कि हमें इसको यहां पढ़ना चाहिए या नहीं। भाई आरपीएस ने सिलेबस में डाला है, सबसे पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे तो मन बहुत खुश होगा, पढ़ेंगे भी पक्का, लेकिन इसमें सबसे पहले इसको पढ़ेंगे ना तो समस्या आएगी आपके, और वो समस्या आएगी याद करने में, समस्या आएगी नींद को रोकने में। लेकिन आप बहादुर हैं, उम्मीद करूंगा कि आप नींद नहीं आने देंगे पक्का से। तो मैं इसी को पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे सारे राजाओं के बारे में बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैडम बताओ कौन, क्या नाम है सिलेबस का? सल्तनत काल। अच्छा, पता नहीं, सिलेबस हाथ में यार पता नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाए तो बता देना स्रोत। ए बावड़ी, तो उसमें देख तो सही, जो ग्रेजुएशन लेवल है ना बेटा, ग्रेजुएशन लेवल है वो, उसको निकाल तो। हाँ हाँ, नहीं ग्रेजुएशन लेवल में है, मिल गया अब? अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल भी नहीं मिला, दिखा दो रे इनको, दिखा दो, दिखा दो बच्चों को, ग्रेजुएशन लेवल में इतिहास की जरूरत, मिल गया? ओके, ठीक, चलो तो अब यहां आ जाओ मेरे साथ। बहुत टफ है क्योंकि शॉर्टकट रूप से मुझे सारे राजाओं के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को कुछ को लगेगा कि गुरुजी ने 2-4 घंटे के अंदर पूरा इतिहास घुमा दिया, लेकिन जरूरी भी है। यहां जोर आएगा, फायदा इसका अगले 1 महीने में मिलेगा कि इतिहास के स्रोत आपको याद हो जाएंगी, तो फिर मुझे पढ़ाने में आसानी रहेगी, आपको याद करने में भी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले भारतीय इतिहास के, मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में एक पुस्तक की चर्चा करनी चाहिए, और इस पुस्तक का नाम है चचनामा। मध्यकालीन भारत या मुस्लिम भारत की बात करें, हालांकि इस पुस्तक का लेखन का समय प्राचीन भारत है 712, लेकिन फिर भी ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में गिनी जाएगी, क्योंकि इस्लाम से संबंधित है, और इस्लाम जहां होगा वो किस में होगा? मध्यकाल में होगा। तो पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सरल भाषा में याद करा दूं, फिर मैं लिखा दूं, तो सुनिएगा जरा, समझिएगा। ये कमबख्त भारत की भी किस्मती थी कि कभी आकाश की ओर ऊंचा चढ़ा, और जब गिरने के दिन आए तो उसके भाई बंधुओं ने ही उसे
खूब गिराया। मेरा इशारा यहां तक तो भारत था, ये यहां तक भारत, अफगानिस्तान भी भारत में था, तभी आप शुरुआत करेंगे। यहीं पर बगल में ये ईरान और ये फारस की खाड़ी और ये यहां सऊदी अरब और ये लाल सागर और लाल सागर के आगे ये अफ्रीका, ये भारत से बहुत कम दूरी पर और इनके बीच में फैला हुआ ये अरब सागर। केरल का एक व्यक्ति सऊदी अरब के यहां दुबई में जाना उसका आसान है, यदि वो कश्मीर में आए तो दूरी ज्यादा है। केरल का जो आदमी है यदि वो यात्रा करता है तो दुबई उसके बहुत पास में है, कश्मीर उससे बहुत दूर है, अरुणाचल प्रदेश उससे दूर है, राजस्थान उससे दूर है। वो जयपुर आएगा ना केरल का आदमी तो दूरी ज्यादा तय करेगा, लेकिन यहां पर वो इन देशों में घूमेगा तो दूरी कम है उसकी। ये वास्तविकता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है और भी आगे तक यहां तक फैला हुआ। ये लोग यहां के शुरू में ये भी मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा किया करते थे। यहां मक्का इनका एक धार्मिक नगर था मक्का, और यहां काले रंग की शिवलिंग की मूर्ति होती थी जिसको दूर दूर से यात्रा करने के लिए आते थे, जैसे हम कैलाश मानसरोवर में जाते हैं, उसे काबा कहा जाता था, काबा। बाद में मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होता है और वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए इस्लाम में दीक्षित कर देते हैं, और वे मक्का के लोगों ने विरोध किया तो वो मदीना चले जाते हैं। यहां मदीना, मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत या हिजरी कहते हैं। इसके बाद ये सऊदी अरब जो थे इन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, ये व्यापारी हुआ करते थे, इकट्ठा करके इन्होंने इन लोगों को इस्लाम के प्रसार के लिए तैयार किया। अरबों ने इस्लाम का प्रसार किया, लेकिन अरबों के द्वारा बहुत ज्यादा दूरी तक इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ। इधर मिस्र में इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और आसपास के देशों में कर लिया। यहां कोई पक्का कोई विश्वसनीय धर्म था नहीं, तो सब लोगों ने इस्लाम को फटाफट अपना लिया। फिर ये इराक के निवासी जो कि ऋग्वेद की तरह का एक ग्रंथ जैन अवेस्ता, ईरान के निवासी जो पर्थियन कहलाते थे, और इनका एक देवता अपने वरुण देवता नाम अलग था जरथुस्त्र, उसको ये माना करते थे। इस प्रकार से ईरान और इराक में जो ऋग्वेदिक सभ्यता थी, इन लोगों को जबरन अरबों ने तलवार गर्दन पर रख करके इस्लाम में दीक्षित कर दिया। अरब आगे भी बढ़ना चाहते थे और मध्य एशिया तक अरबों ने, यहां तक कि जो तुर्की है आज का टर्की, यहां से लेकर के और कजाकिस्तान तक इस्लाम का प्रचार किया। फिर ये दब गए। अब ये जो नव तुर्क थे, ये यहां तुर्की से लेकर के और अफगानिस्तान के ये तुर्क जो थे, ये नए नए मुल्ला बने थे और ज्यादा अल्लाह अल्लाह किया करते थे। इन्होंने तलवार उठाई और फिर पूरे एशिया और भारत तक फैल गए, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। हमारा जो दौर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, उसमें एक ही आक्रमण मैं पढ़ाऊंगा अरबों का, और वो 712 ईस्वी में वो मोहम्मद बिन कासिम का। बस बाकी सारे आक्रमण जो हुए तुर्कों के और मुगलों के हुए, तो उनकी बात करेंगे। अरब जो मोहम्मद साहब के जाने के बाद अरब में खलीफाओं का शासन आया।
खलीफा जो थे वे आक्रमण भेजा करते थे। 712 में भारत के सिंध पर अटैक हुआ, इस पर अटैक हुआ। हालांकि भारत की रक्षा पंक्ति टूटी थी, तब तुर्कों ने भारत के लगभग दक्षिणी और यहां तक कि पश्चिमी अफगानिस्तान को मुस्लिम बना दिया था जबरन, लेकिन यहां तक उदभांडपुर तक हिंदू सत्ता बची हुई थी। 712 में अरबी आक्रमण भारत पर पहला होता है और इस आक्रमण का जो नेता था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसका आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण के समय कोई इसका साथी था, इसका सैनिक साथी या विद्वान साथी था, उसने सिंध में रुक करके सिंध का इतिहास लिखा। उसकी पुस्तक का नाम क्या है, लेकिन लेखक कौन है पता नहीं है, बिल्कुल कौन लेखक है चचनामा का किसी को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों चचनामा के बारे में मैं मुख्य मुख्य जानकारी आपको दे देता हूं। चचनामा लेखक कौन है, अज्ञात है, ये बात याद रखेंगे। भाषा क्या है दोस्तों, चूंकि ये आक्रमण किसका हुआ था, अरबी आक्रमण, इसलिए इसकी भाषा भी क्या है, अरबी भाषा में इसने लिखा। किसका इतिहास लिखा उसने, सिंध का इतिहास लिखा। इसमें उसने बताया है कि इसमें उसने जो बताया मैं आपको बता रहा हूं, उसने बताया कि सिंध में दलित लोगों की संख्या ज्यादा थी जिनको शूद्र कहते थे, तो सिंध में शूद्र रहते थे। यहां के ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, प्रत्येक ब्राह्मण अरस्तु की भांति था, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या कम थी। यहां का शासक भी शूद्र था, यहां का शासक जो था वो शूद्र होता था। यहां के शासक वंश की स्थापना गुह ने की थी, गुह ने। और अंतिम जो शासक था उसका नाम था राय साहसी तृतीय, राय साहसी तृतीय, ये अंतिम शासक था। संस्थापक शूद्र वंश का संस्थापक था गुह है, अंतिम राजा कौन था, राय साहसी तृतीय। अब इसके समय एक घटना घटित हुई, इसकी जब मृत्यु हुई तो एक ब्राह्मण मंत्री जिसका नाम था चच, चच, इसी पर यह पुस्तक चच का नामा, चचनामा। तो ब्राह्मण मंत्री चच बड़ा चालू था, उसने राय साहसी थर्ड के बाद में सिंध की सत्ता प्राप्त कर ली और सिंध का शासक बना। इसका यहां के क्षुद्रों ने विरोध किया। इसने राय साहसी तृतीय की मृत्यु से 2 साल पहले विवाह की गई जो पत्नी थी, अनेक रानियां थी, उसमें लास्ट रानी जो थी जिसका नाम था सुबंदे, सुबंदे, सुबंदे से विवाह किया, विवाह किया और शासक बन गया। बाद में इसकी मृत्यु होती है चच की, और चच की मृत्यु के बाद में इसकी ब्राह्मण पत्नी का पुत्र, इसकी ब्राह्मण पत्नी का पुत्र दाहिर जो है वो शासक बना। दाहिर 708 में शासक बना। दाहिर ने राज किया, लेकिन दाहिर के समय, इसी शासक के समय जो था अरबी आक्रमण हुआ, और अरबी आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, इसने दाहिर पर अटैक किया 712 में। दाहिर ने शुरू में ध्यान नहीं दिया क्योंकि अनेक बार अरबी छोटे छोटे आक्रमणों को यह पराजित करता रहता था, लेकिन यह आक्रमण शक्तिशाली था, इसलिए देवल और थट्टा
देवल जो कि राजधानी होती थी सिंध की, देवल को लूटा मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर पत्नी के साथ, परिवार के साथ मारा गया, ये मारे गए। लेकिन मरते समय इनकी पत्नी ने अपनी 2 पुत्रियों को नहीं बचा सकी, और दोनों पुत्रियां जो थी वो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लगी। ये पुत्रियां जो थी मोहम्मद बिन कासिम ने, जो खलीफा था अरब का, उसके पास भेज दी। खलीफा के पास जब पुत्रियां पहुंची तो बदला लेने के लिए पुत्रियों ने एक चाल चली। खलीफा ने जब रात्रि को उनके हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम जूठन है और मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा भोग किया है। खलीफा को इतना गुस्सा आया कि मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और 1716 में आते ही, 716 में उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो यहां तक ये कहानी मिलती है, किसमें मिलती है? चचनामा। लेखक कौन? पता नहीं। खलीफा अबू बकर, हाँ। तो लेखक का नाम कौन? अज्ञात। भाषा कौन सी? इतिहास किसका? ओके। तो ये सारी बातें हैं। तो इतना इतना लिखा दूं या थोड़ा कम लिखा दे? सुना ज्यादा दूं आपको या इतना लिखाना ही पड़े? लिखा लो, लिखो। हाँ सा नहीं, आप चाहें तो ऐसे लिख दें, आप चाहें तो मुझे कहें। हाँ, तो मैं लिखवा रहा हूं और जिसको इस फॉर्मेट में लिखना है वो वैसे लिख दें। ये तो सामने है, ये तो आपको मिलेगा भी ऑनलाइन, वो मिलेगी ना मोबाइल पे आपको क्लास। अच्छा हाँ ठीक है, लिखो दोस्तों, लिखो। पहले तो ये लिख ही दें, ये तो चचनामा लिख करके लेखक अज्ञात और भाषा अरबी सिंध का इतिहास है, 3 बिंदु तो यूं क्यों उतार दो। तीन बातें तो लिख दो। लिख दी क्या? लिख दी तो आगे लिखे। लेखक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की सेना के साथ सिंध आया था। इस पुस्तक में आठवीं सदी के लगभग का इतिहास, 8वीं सदी के लगभग का सिंध का इतिहास मिलता है लेखक ने बताया कि सिंध में शूद्र वंश का शासन था। सिंध में शूद्र वंश का शासन था। इसका संस्थापक गूह था।
इसका संस्थापक गु है था। अंतिम शासक राय साहसी तृतीय गु है संस्थापक, वो लिखा दिया क्या? ओके। अंतिम शासक राय साहसी तृतीय, हाँ अंतिम शूद्र शासक, मैं इसी वंश के बारे में लिखा रहा हूं तो अंतिम शूद्र लिख दो, अंतिम शूद्र शासक ऐसे लिख दो। अंतिम शूद्र शासक राय साहसी तृतीय की मृत्यु के बाद उसके ब्राह्मण मंत्री चच ने सत्ता प्राप्त की। शूद्र विरोध के बाद, शूद्रों के विरोध के बाद राय साहसी की पत्नी, शूद्रों के विरोध के बाद राय साहसी की पत्नी सुबंदे ये इधर अपने सिंध में और पश्चिमी राजस्थान में दे बहुत बोलते हैं, पेमल देर, मुमल दे, सुबंदे, तो बिल्कुल, तो दे ठीक है। तो सुबंदे के साथ विवाह किया। सुबंदे के साथ विवाह किया। चच के बाद इसका पुत्र दाहिर, चच के बाद इसका पुत्र दाहिर 708 ईस्वी में शासक बना। ईस्वी में शासक बना। इसी समय 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। देवल को लूटा। सिंध की राजधानी देवल को लूटा। बंदरगाह भी था, अब तो नहीं है। थट्टा अब कहने लग गए उसको। हाँ, अब तो उच्छर, क्योंकि कच्छ के पास में उसको उच्छ भी कहते हैं। अब की बात नहीं, कहानी पुरानी है तो आप उसी समय के अनुसार नाम लो। तो देवल को लूटा लिख दिया। आगे लिखें, दाहिर पत्नी सहित मारा गया। दाहिर पत्नी सहित मारा गया। कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों को खलीफा
अबू बकर के पास भेजा। अबू बकर, ये लो, अबू बकर, खलीफा अबू बकर के पास भेजा। इन पुत्रियों ने कासिम पर चारित्रिक दोष लगाया। इन पुत्रियों ने कासिम पर चारित्रिक दोष लगाया। अतः खलीफा ने कासिम को 716 में मृत्युदंड दे दिया। ओके दोस्तों, तो आज तो एक ही किताब अपनी पूरी हो पाई, अब इधर उधर की बातें हुई, कल से हम पढ़ेंगे। और अब मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूं क्योंकि 15 मिनट बचे हैं, मुझे कुछ अर्जेंट काम से डॉक्टर के पास जाना है, पापा जी को दिखानी है, आज को उनका टाइम है, हर महीने दिखाना पड़ता है। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे हम कल। अब पहले अपन सीक्वेंस वाइज, यूनिट वाइज चलेंगे। जो भी यूनिट में जो भी टॉपिक है डिटेल से पढ़ो, अभी भागा दौड़ी करने की कोशिश नहीं, बाद में देखेंगे आगे। ओके, नमस्कार।